स्वागत है आपका एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं अब 10 के दमदार ट्रेड। पहले इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। 69 अंकों की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है। 21,325 के ऊपर ट्रेड निकलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इंतजार रहेगा कि क्या हम 21,341 वाले स्तर को पार करते हैं या नहीं। इनफैक्ट उसको छुआ है कुछ ही देर पहले। उसके ऊपर वो स्ट्रेंथ अगर कंटिन्यू होती है तो वो पहला लेवल का जो जिक्र हमने सुबह में किया था वीरू के साथ, वो अचीव होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ निफ्टी बैंक कोशिश पूरी है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। निफ्टी बैंक के समय सिर्फ 28 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। डे लो से अच्छी रिकवरी यहां पर बनी है। तो ट्रेड के मौके अब इस समय नए सिरे से क्या रहेंगे, इस पर बात करेंगे। मानस जायसवाल और राजेश सातपुते हमारे साथ पिछले शो से कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही हम शिल्पा राउत और रुचित जैन को भी जोड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शिल्पा जी बताइए, क्या ट्रेड लेंगी आप इस समय ताजे तौर पर? जी मुझे यहाँ पे हर्षिता जी, मुझे वेदांता बहुत अच्छा लग रहा है। एक 200 EMA से एक बहुत अच्छा सपोर्ट एट अराउंड यही लेवल्स 258 259 से लिया है। तो डे लो फ्यूचर्स में जो स्टॉप लॉस है 257 हाफ का आप लगाइए। यहाँ पे मुझे लगता है 265 से 268 आपको बहुत जल्दी दिखेगा। 65 से 268 तक के लेवल्स आपको दिखाई देंगे वेदांत में। बाय साइड का ट्रेड है और मेटल्स में हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। चलिए अब रुचित को भी जोड़ लेते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। एंड क्या टाई पहनी है आप? इसे कहते हैं क्रिसमस चियर। जी वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को क्रिसमस फेस्टिवल्स की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप वीरू को टिप दे देंगे बाद में कि ये टाई कहाँ से खरीदी आपने? श्योरली। वीरू फॉर नेक्स्ट क्रिसमस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये टाई है या यू टाई है, ये वाइन है। मुझे ये वाइन की बोतल भी लग रही है ना? वीरू चाहते तो वाइन है लेकिन है ये टाई और उस पे सांता क्लॉज बना हुआ है। वीरू के आई थिंक आंखों में कुछ और है और मन में कुछ और है। बहुत कैसे कहते हैं ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं फिर कहूँगा हम प्रभात डेयरी वाले आदमी हैं। दूध, दही, लस्सी, पर अच्छी टाई है। परिधान जो है आपका बिल्कुल, अगर आप देखें माहौल के मुताबिक है। कॉल आपकी आज? जी मेटल स्पेस में एक तो कॉल रहेगी क्योंकि फॉलिंग डॉलर इंडेक्स ऑफ कोर्स मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव रहता है। तो आई थिंक मेटल्स में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। टाटा स्टील विद इन द मेटल स्पेस हमें लग रहा है कि करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड इशू अच्छा है फ्रेश बाइंग के लिए। 2-3 ट्रेडिंग सेशन का करेक्शन भी हो चुका है रिसेंटली। तो 131 के नीचे स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 139 से 140 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और विद इन द फार्मा स्पेस जाइडस लाइफ साइंस के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग हुए। 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो अपमूव आए थे उसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे। छोटे मोटे करेक्शंस में नो वॉल्यूम्स कम है। तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा मूव रह सकता है जाइडस लाइफ साइंस में। 670 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 710 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके मानस, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो ग्लेनमार्क पे खरीदारी करनी है क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और फार्मा स्पेस ऑलरेडी वहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ग्लेनमार्क में करंट लेवल पे खरीदारी करेंगे। 824 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 885 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ग्लेनमार्क में। और कोटक बैंक में खरीदारी करनी है। यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे आप कोटक बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1854 के रहेंगे और टारगेट 1920 के रहेंगे। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, ये आपका कन्विक्शन ट्रेड है। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइए। सुबह इस स्टॉक पे बात हुई थी, अच्छा करता हुआ, स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। राजेश जी, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? ओके, अच्छा अभी राजेश जी जुड़े नहीं हैं, क्या हो गया? अभी तो पिछले कार्यक्रम में थे। अच्छा, एक दो स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो अच्छा कर रहे हैं। सुबह जो हमने स्टॉक्स लिए थे उसमें पहला या दूसरा कॉल मेरे ख्याल से गया था आज जुबिलेंट फूड्स। रेंज थी उसकी उस वक्त, हालांकि उस वक्त भी डे हाई पर था। एक बार जुबिलेंट फूड्स रखिएगा। अब आई थिंक ये पूरा का पूरा माहौल जो है वो इस वक्त एक्सटेंडेड वीकेंड का, क्रिसमस का मूव अच्छा देता हुआ, और ये भी स्क्रीन पर एक बहुत अच्छा खूबसूरत फ्लैग ब्रेकआउट है। शिल्पा जी, जुबिलेंट फूड्स को कैसे अप्रोच करेंगे? और आप अगर ऑप्शंस रीड कर पा रही हो तो प्लीज़ बताइएगा कोई ऑप्शन जिसको चेस कर सकते हैं हम।
जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल वही बोला, एक लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड है और क्रिसमस है, तो यहाँ पे तो जुबिलेंट फूड को ही आप ध्यान में रखेंगे। जुबिलेंट फूड यहाँ पे मुझे लगता है बहुत इजीली टूवर्ड 600 आपको मूव करते मिलेगा वंस इट ट्रेड्स अबव 580। तो यहाँ पे 580 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी यहाँ पे 8.5 रुपये से 9 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 6.5 रुपये का ही रखिए, यहाँ पे ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे एकदम ये तैयार है टूवर्ड्स 12 से लेके 14 तक आपको ट्रेड करने के लिए। फ्यूचर्स में भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 570 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। फॉर टारगेट्स थोड़ा एक्सटेंडेड पूरा न्यू ईयर तक आप 600 के लिए भी आप यहाँ पे ट्राई ले सकते हैं। ओके, तो जुबिलेंट फूड 580 का कॉल लेकर चले, यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस हैं, तेजी और जोर दिखाएगी। राजेश सातपुते अब जुड़ गए हमारे साथ। राजेश जी बताइए आपका ट्रेड इस समय का। हर्षिता जी देखिए, दो काउंटर्स पे मेरी नज़र है, एक यूबीएल है और एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। दोनों में मूव अच्छा मिल रहा है, तो अगर मुझे एक चुनना है तो थोड़ा स्विंग में यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडोवेल्स के साथ यहाँ पे प्ले करूंगा। 1080 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 1065 का, और स्विंग का इसका पहला टारगेट होगा 1110 1120। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स ये एक पिक होगा। सेकंड पिक जो होगा, जैसे मैंने फार्मा की बात की, तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन फार्मा। मुझे लगता है यहाँ पे फोकस रखना ही चाहिए, तो इसमें से थोड़ा सा रिएट्रेट कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है सिप्ला स्ट्रक्चरली बहुत बढ़िया है, 10-20 डीएमए का डाइवर्जेंस है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो सपोर्ट पे खड़ा है 1230 1235। तो वही कॉल होगा 1220 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट 1270 1280। तो इट्स अ बाय इन सिप्ला। ओके, सिप्ला आपके स्क्रीन पर। मीनवाइल निफ्टी को लेकर एक बार आइए, क्योंकि अब निफ्टी के बाद इस इंडेक्स को डिस्कस करने के बाद हम अब चलेंगे एक बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन निफ्टी एट डे हाइट 21342, आपने पहले कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक किया, आप उसके ऊपर आके ट्रेड करते हुए, याद रखिएगा लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। यहाँ से अब जिस जोन पे हमें फोकस करना है, दैट्स 388 एंड 410। 388 और 410 जब चला जाए तो अपने F1 F2 को रेडी रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं निकला तो सिंक हो सकते हैं, हम बैकफुट पे आ सकते हैं, और निकल गया तो 500 क्लस्टर खुल जाएगा। एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। जनाब, ये लेवल्स का बाजार है। आप देखिए आज का हमारा बेस वन था, क्या था और क्या आज निफ्टी बैंक का लो है। गया बेस वन को टेस्ट किया, 640 बेस वन था, 680 लो है, और अब डे हाई पर 47,910 कट गया, तो 48,050 तक का स्विंग है, पॉसिबल है। वहां जाके एक बार फिर से अपनी स्थिति को हम आकलन करेंगे। हर्षदा जी हाँ, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है वीरो, और राइटली आपने वो लेवल्स भी आइडेंटिफाई सुबह में किए थे। चलिए अब हम मार्केट बिग वॉइस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ गई हैं। पुनीता जी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है मार्केट में, क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अमेरिकी बाजारों में तेजी रही। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से स्पेशली वो रेट्स के क्यूज बेहतर होने लगे हैं। इसका कितना और फायदा भारतीय बाजार कमा सकते हैं? आई थिंक भारतीय बाजार जो है वो काफी हद तक ग्लोबल वीकनेस के कारण हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिला है। तो अगर रेट कट्स यूएस में हुए और बाकी जो कि लैगर्ड इकोनॉमीज हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा फायदा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया की अपनी ग्रोथ स्टोरी यूएस से रेट कट से कोई खास मायने नहीं रखती। हमारा अपना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, अपना मोमेंटम है, अपने ही हम लोगों को फोकस आरबीआई के पॉलिसी पे करना चाहिए, रादर कि यूएस फेड पॉलिसी पे भी ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी पे फर्क पड़ता है, करेंसी पे फर्क पड़ता है, फॉरेन फ्लोज पे फर्क पड़ता है। पर आई थिंक हम लोगों की मार्केट इतनी स्ट्रांग रही है कि उससे फेड कट से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह रही हैं फेड कट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे लिए बड़ा ट्रिगर फिर आई गेस इलेक्शंस रहेंगे। लेकिन मनी फ्लो का तो इम्पैक्ट आएगा ही इफ एट ऑल वो फेड रेट कट आता है, और इलेक्शन रिजल्ट्स भी और स्टेबिलिटी की तरफ इंडिकेट करते हैं, जिसकी एक झलक हमने ऑफ कोर्स वो राज्य चुनावों के बाद जो तेजी आई है उसमें देख ली है। आप किस स्पेस पर बैंक करना चाहेंगी जब हम इतने बड़े इवेंट्स में उतरने जा रहे हैं?
सो देखिए इंडियन मार्केट्स जो हैं अभी इतनी स्ट्रांग ग्रोथ स्टोरी हमारी रही है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वैसे फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ये मार्केट रैली में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने किया। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो है कहीं फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनका जो फ्लो मोमेंटम है वो तो हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट्स की तरफ बना रहेगा। फॉरेन फ्लोज थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं और हो भी रहे हैं जैसे हमने देखा है, पर हमारे जो वैल्यूएशंस हैं उस पे हमको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जैसे 2 दिन पहले आपने देखा है मार्केट में एक बड़ी करेक्शन आई और सब लोग बोलने लगे कि वैल्यूएशंस तो हाई थी, करेक्शन तो आनी ही थी। तो इसी तरह से देयर विल बी कई कई बार ऐसे होगा कि करेक्शंस आएंगी, क्योंकि हमारे वैल्यूएशंस जो है वो परफेक्शन के लिए सेटअप है कि कुछ भी नेगेटिव न्यूज उसको अब्सॉर्ब करने में अब इतना रूम नहीं है। तो अगर कहीं से भी नेगेटिव न्यूज आई, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे वर्ल्ड अभी हम जैसे देख रहे हैं एक नया डेवलपमेंट बन रहा है, सप्लाई चेन्स को इशू उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, रेड सी में जो हो रहा है, ऐसे कहीं से भी अगर इम्पैक्ट नेगेटिव आया तो हमारी मार्केट थोड़ी सी वल्नरेबल है करेक्शन के लिए। और वो हेल्दी करेक्शन अगर होगा तो हेल्दी करेक्शन ही रहेगी, उससे हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इंडिया की ऑल्टर नहीं हो रही, हमारे कोई भी फंडामेंटल्स ऑल्टर नहीं हो रहे। सिर्फ ये है कि हमारा मोमेंटम जो है मार्केट में वो थोड़ा घट सकता है अगर कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव आया। और इलेक्शंस का जहां तक सवाल है वहां तो मुझे कोई कंसर्न नहीं लग रही। ओके, पॉलिटिकल अगर आप देखें कोई भी आपको इस वक्त कोई दुविधा नज़र नहीं आ रही है राजनीतिक तौर पे, लेकिन पुनीता मैम ने एक बात बिल्कुल सही कही कि अब हम इतना चल चुके हैं कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और उसका एक प्रतीक आपने एक उसका एग्जाम्पल परसों दिखाई। लेकिन मैम जैसे कि आप बात कर रही हैं कि फॉरेन कैपिटल इंडिया की तरफ फ्लो कर सकती है, और वो क्या चेज़ करेगी, आपको इस वक्त चेज़ करने लायक, या फिर वो पैसा जो भारत में आएगा क्या चेज़ करेगा, प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी उस कैपिटल की चेज़ करने के लिए, आईटी, ऑटो, बैंक्स, रियल एस्टेट, आपका व्यू मैम इस पे क्या है, और कहाँ हमारे पास स्पेस है अपसाइड में? हाँ, एक तो इंटरेस्टिंग चीज डाइवर्जेंस जो हमने देखी है इंडियन मार्केट में कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स इन पर्टिकुलर, वहां पर नैस्डैक बहुत ज्यादा ऊपर गया और यहाँ पर जो हमारा आईटी सेक्टर है वो काफी लैगर्ड रहा है। और जो यूएस में मार्केट्स है वहां पर हमारी जो रैली रही है वो बहुत नैरो रही है। और इंडिया में इनफैक्ट ऑपोजिट है कि बहुत ही ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप्स में रैली हुई है और लार्ज कैप्स में रैली नहीं हुई इतनी, ऑफ कोर्स हुई है बट कंपैरेटिवली वहाँ मिड कैप इंडेक्स 40% से ऊपर है, लार्ज कैप इंडेक्स 18% के करीब ऊपर है, तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। और यूएस में उल्टा है, वहां पर अगर रेट कट आएगा या पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा तो रैली ब्रॉड बेस्ड होगी, वहां पर जो स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज कैप नेम से मिड एंड स्मॉल कैप्स की तरफ जा सकते हैं। और इंडिया में मेरे ख्याल से ऑपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर मिड एंड स्मॉल कैप बहुत चले हैं, मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी पॉकेट्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस है जो रह सकती है और अगर करेक्शंस आई तो लोग खरीदेंगे। पर लार्ज कैप्स जो है एक लैगर्ड रहे हैं, वहाँ लिक्विडिटी भी ज्यादा है, तो एटलीस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादातर मुझे लगता है लार्ज कैप की तरफ आएंगे। और हम आईटी सेक्टर जो है, अगर यूएस में रेट कट हुआ और वहां पे थोड़ी सी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आई तो फिर आईटी सेक्टर जो है हमारा उसमें वैल्यूएशंस भी ठीक है और रेट कट से, फॉरेन फ्लोज से और वहां के अपने बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है। ओके अच्छा मैम, एक चीज़ मैं पूछूंगा आपसे, एक सवाल, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई इसे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट हिस्टोरिकली हमारे यहाँ भारतीय बाज़ारों में हमेशा प्राइवेट बैंक्स एक आई थिंक डिफरेंशियल कमांड करते थे, एक डिफरेंशियल वर्सेस पीएसयू बैंक्स। अब वो मैनेजमेंट क्वालिटी, साथ ही साथ उनकी एसेट्स क्वालिटी, उनकी कार्यप्रणाली, हर चीज़ के मद्देनज़र मैम ये बीते 1.5 साल में 2 साल में जो अंतर आया है, उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, स्ट्रक्चर स्टॉक्स जो है वो 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई पर हैं। वो जो डिफरेंशियल था वाकई जो ख़त्म हुआ है, उसको आप एक सराहनीय मानती हैं, और आपको लगता है कि अब यहाँ से अगले 1-1.5 वर्षों में ये स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स जो हैं
वो और एक अच्छा मूव ले सकते हैं, स्पेस है वहाँ पे? हाँ, मेरे ख्याल से एक तो फाइनेंशियल एक सेक्टर है जहां पर अभी काफी अपसाइड की गुंजाइश है, और वहां पर पीएसयू की वैल्यूएशन जो है वो काफी कम है कंपेयर टू द प्राइवेट। तो वहां पे एक वैल्यूएशन जो डिस्पैरिटी है वो नैरो हो सकती है। तो मेरे हिसाब से पीएसयू नॉट जस्ट इन द बैंकिंग सेक्टर बट और सेक्टर्स में भी हमने देखा है पीएसयू में रैली हुई है। और क्योंकि इंडियन वैल्यूएशंस इतने हाई हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर पॉकेट ऑफ लो वैल्यूएशन मिले, और लो वैल्यूएशन जो है वो पीएसयूज में, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स में दिख रही है। और ग्रोथ में कोई इतना फर्क नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ देखिए और पीएसयू बैंक्स की ग्रोथ देखिए, सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स, तो इतना ग्रोथ में फर्क नहीं है, तो वैल्यूएशन में इतना फर्क क्यों हो? गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये स्पेस ठीक रहेगी। और आपने और भी पूछा था और कौन सी स्पेस अच्छी है। एक्चुअली फंडामेंटली तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में काफी सेक्टर्स अच्छे हैं। आपने फार्मा की बात की थी, फार्मा में भी इम्प्रूवमेंट ग्लोबली भी यूएस में भी आएगी। जहां तक कि अगर यूएस इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आए तो एक फार्मा एक सेक्टर है जो कि डोमेस्टिक ग्रोथ से भी पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है। और अगर हम वहाँ देखें यूएस में जेनेरिक मार्केट को अगर पॉजिटिव मोमेंटम मिले तो वहाँ पे भी एक इस सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज है। तो अपॉर्चुनिटीज तो हर सेक्टर में है, पर हमको सिर्फ वैल्यूएशन का ध्यान देना है। वैल्यूएशन इज द मेन रीजन इन इंडिया जहां पर अगर कोई करेक्शन आए तो कोई कहीं पे ज्यादा आएगी, कहीं पे कम। शुक्रिया पुनीता जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी हॉलीडेज। चलिए Merry लेंगे Christmas. एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा होगी 2024 की। 2024 का साल टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए कैसा रह सकता है, किन चीज़ों पर कंपनी का ध्यान रहेगा। कंपनी के सीईओ और एमडी वॉरेन हैरिस से होगी बातचीत। वेलकम बैक। भारतीय बाजारों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब 90.2 पर आपको निफ्टी दिखाई देगा और निफ्टी बैंक 60 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स 400 पॉइंट के गेंस दिखा रहा है। खरीदारी आज कह सकते हैं चौतरफा है। लेकिन अब फोकस करते हैं आउटलुक 2024 पर। नया साल क्या लेकर आएगा, आज बात कर रहे हैं एक हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज की। ध्यान रहे 2 दशकों के इंतजार के बाद टाटा ग्रुप की एक कंपनी ने एक धमाकेदार आईपीओ लाया और रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रहा है। 500 रुपए का इशू प्राइस वाला ये शेयर लिस्टिंग के दिन ही इसने निवेशकों के पैसे डबल किए। आज 1200 के आसपास कारोबार कर रहा है। लिस्टिंग पर धमाल मचाने के बाद अब आने वाले साल में क्या प्लान है, क्या है आउटलुक, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के एमडी एंड सीईओ Warren Harris. Warren, thank you for taking time out for CNBC Awaaz. I'm sure 2023 will always remain a special year because that's the year you debuted in the stock market, and what a run the stock has seen. But I'd like to ask you, what are you expecting from 2024 as well? Well, first and foremost, thank you for your interest in our company. We're obviously delighted with the way that 2023 has gone. It's been a very strong year for us in terms of business performance, and that business performance, I think, has informed the reaction of the financial markets when we completed the listing on November 30th. You know, we're looking to continue and maintain the momentum that we've established as we end 2023, and we're looking for a strong start to 2024. There's a significant amount of tailwinds around the sector, you know, as evidenced by the performance of not just Tata Technologies but our peers, and we're certainly looking to capitalize upon that as we build out our value proposition, not just for now, but in the medium and long term. Warren, if you could give me an understanding as to the space that you cater to. Primarily your clients are from the automotive industry, and we've seen a significant shift amongst your clients in 23 towards electric vehicles and of course connected mobility. What kind of investments are these key clients likely to undertake in 24?
Well, we believe that we're at the beginning of what is a once in a generation change. Certainly within the automotive industry, the industry is not only pivoting away from internal combustion engines to alternative propulsion systems, and specifically electrification. It's also embracing connected services. It's also moving to various forms of autonomous driving, and there's a big push towards shared mobility solutions. And many of the traditional OEMs who have enjoyed very protected positions in the market are all of a sudden being challenged by new energy vehicle companies, and what that's stimulating is a significant amount of demand for engineering services. And that's why I think the industry is such an exciting space for us to be in at the moment. You know, we don't anticipate that that the inflection point that we're going through is going to dissipate anytime soon. As I said before, we think we're at the beginning of this transformation that will define the way in which the world moves in the future. Since you say you're at the beginning of the cycle and investments are going to continue from clients, do you have visibility on how the budgets are likely to improve? What are the capex that these clients are likely to undertake, and what could it mean for you when you look at, bagging more and more orders? Well, we see no compromise in capex in the automotive industry. Somewhat counterintuitively, even when the industry slows in terms of sales, the ER&D budgets are typically protected, because the investments that our customers are making today are informing products that will be introduced and will define the competitive position of our customers in 3 and 4 years' time. So what we see with our customers is that when there is a plateauing in terms of growth in terms of sales, or even when there is a downturn in terms of sales, we see discretionary spend being compromised, but we do not see spend in terms of new products being held back or undermined. So we see strong demand across the board, not just in automotive, and we certainly expect that to continue in the years to come. You say the demand is likely to stay strong in 24 and the years to come. I want to ask you a very pointed question on your Vietnamese client, VinFast. There were reports indicating that they are seeing some pressure in their business. Has that impacted you at all? Can you give us a status as to how that company is faring? Well, I think if you look at the trajectory and the life cycle that VinFast are going through, this is a company that started in 2016. They launched 2 internal combustion engine vehicles for the Vietnamese market in 2018 and 2019 off of the IP that they licensed from BMW. They then made the pivot to electric vehicles. They have developed 4 electric vehicles, 2 of which Tata Technologies have developed from concept all the way through the launch of those vehicles. We've also been responsible for the development of the entire electrical and connected services architecture that has underpinned all 4 vehicles. We expect that company to focus upon building product in the near term and building a profile for the VinFast brand, not just in Vietnam, but in the federal markets in the United States and also in Europe. So we see that there will be a decline in business that we have been supporting at VinFast in the next 6, 9, perhaps 12 months. But one of the things that gives us confidence about that relationship medium to longer term is that VinFast have already broken ground on manufacturing capacity in the United States. In order to be able to satisfy that manufacturing capacity when it comes online, they will need new products. And we think that we have distinguished ourselves in terms of the work that we've done for VinFast, and we expect that relationship
to continue to be important for both companies. But thanks for pointing out that this next 6 to 9 months there could be pressure. Since we are talking about clients, Tata Group is your biggest client. The maximum amount of work is that what you do for Tata Group and Tata Motors, JLR per se. How is the order pipeline looking for clients beyond the Tata Group? Yeah, we've been working very hard to mine our existing customers and to increasingly secure a higher percentage of the outsource spend with customers that we work with for a long time. But we're also adding a number of new customers quarter on quarter and year on year. And if you look at the number of $1 million customers that we are supporting, 3 years ago it was 28. This 2 years ago it was 33, and this last year it was 38 companies. And I think that's a testament to the hunting capabilities that we've invested in, and the value proposition that we represent. And our plan going forward will be to disproportionately focus upon driving growth within that broader client base that we've established. So I'm hoping next time we speak to you, we'll have a lot more to talk about beyond Tata Group client, beyond the Tata Group order book. But I'm certain many people have asked you this question, and soon you're going to be tired of answering it, but I'd like to get your take on it again. What distinguishes you from Tata Elxsi is a question that many people had asked you during the IPO as well. And more importantly, I'd like to know what would keep you ahead of KPIT Tech, because KPIT Tech in the recent past has been bagging many orders in the space that you are active as well in. Yeah, it's a great question, and we have tremendous respect for the companies that you've referenced. But one of the things that really distinguishes Tata Technologies is our ability to be able to undertake the responsibility for a complete product, and specifically an electric vehicle. We have capabilities that extend from working with our customers in their styling studios all the way through concept engineering, detailed engineering of not just the mechanical product, but the software product, the integration of the work that's done in the detailed engineering areas, test and validation, advanced manufacturing, and all the way through manufacturing and launch. And that end-to-end proposition, typically positions us to compete with the European engineering service providers and the North American engineering service providers, not the Indian engineering service providers. The Indian engineering service providers typically are focused upon a discrete component of the product development value chain. With KPIT and Elxsi, they're focused predominantly on embedded electronics and software. We do that, but we also have the ability to be able to integrate that within the work that we undertake to deliver a complete turnkey program for a customer that we work with. And what that means when we're undertaking that type of work is that we can't just be an India out company. Correct. We have to be very much a global organization. We have a balanced onshore, offshore proposition, because when you are given the responsibility to develop a complete vehicle, you have to work with the stakeholders throughout the organization that is positioning the work for you. So we have teams of people onshore that work with the stylists, they work with supply chain organizations, they work with the manufacturing organizations to be able to leverage what the OEM has invested in order for us to be able to fulfill the responsibilities that we've been given. Thank you. Thank you for taking time out, Warren Harris, for us. Wish you a Merry Christmas and Happy Holidays, and talk to you soon once the company's results are out as well.
तो टाटा टेक्नोलॉजीज आउटलुक आपने सुना। ऑफ कोर्स कंपटीशन अच्छा खासा इनके सामने है, लेकिन कंपनी बड़े बड़े क्लाइंट्स और टाटा ग्रुप के बियॉन्ड ज्यादा क्लाइंट्स बैक करने पर फोकस कर रही है। स्टॉक आज 1218 के आसपास लगभग 1% ऊपर है, लेकिन मार्केट में अच्छी खासी तेजी और रौनक भी देखने को मिल रही है। 400 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी 50 अब सौंप देते हैं इसी तेजी के साथ पूरे एक्शन को नीरज जी के हवाले। 21,350